हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 लेके। जी हां फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, एक्सप्लेन एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स हमें आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताना है और उसके एप्लीकेशन लिखना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस on increasing temperature, hence rate of reaction also increases on increasing temperature. But according to Arrhenius, rate constant of chemical reaction increases exponentially. Friends अब ये समझते हैं क्या बोला इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि rate constant increases, क्योंकि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और इसी तरीके से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स ये हो गई सिंपल बातें। बट आर्हेनियस ने क्या बोला? आर्हेनियस ने ये बोला कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्पेशल बात थी कि आर्हेनियस ने बोली थी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। और फ्रेंड्स उसी के संदर्भ में उन्होंने ये इक्वेशन भी दी थी, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला है। तो फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव में टेक द करेक्ट में ये पूछ सकता है, वो पूछ हो सकता है ये पूछ ले वो कि बताइए आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन तो हम ये इक्वेशन याद रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स इसको ही अगर हम लॉग लगा के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये ग्राफ भी जो देख रहे हैं इसी पे बना गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको अगर सॉल्व करते हैं, फर्दर हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर इसको देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग क्योंकि हम फ्रेंड्स जब भी हम लॉग से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लॉग बेस ई नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, हम लॉग बेस 10 लेते हैं। क्योंकि लॉग बेस 10 की वैल्यूज हमें याद होती है, लॉग बेस ई की याद नहीं होती, इसीलिए हम सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग बेस 10 वाले फॉर्मेट को लिख लेते हैं, और ये 2.303 वहीं से आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें इसमें 2 से 3 चीजें याद रखनी है। पहला ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये, और तीसरा फ्रेंड्स ये लॉग के फॉर्मूले। फ्रेंड्स ये और ये एक ही फॉर्मूले हैं, देखा जाए तो ये और ये एक ही फॉर्मूले हैं। सिंपली उन्होंने बस करा क्या है, उन्होंने लॉग जो है वो लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिख दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्राफ को फ्रेंड्स समझते हैं, पहले ध्यान समझते हैं ग्राफ कैसे होता है। फ्रेंड देखिए, ये जो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फ्रेंड्स ये तो आप सभी ने पढ़ी होगी। ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि यहाँ पे c क्या होता है, c हमारा होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट, और m जो होता है वो होता है हमारा स्लोप। ठीक है फ्रेंड, ये होता है हमारा स्लोप, और वेरिएबल होते हैं y, मींस हम ये y और x, तो हम जब y और x इनके बीच बनाते हैं ग्राफ तो इन दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम यही ध्यान से देखिए, 2 चीजें हम समझ लेते हैं, बस हमें समझ में आ जाएगा। हम y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, हमें कर रहे हैं y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, और ये दोनों चीजें हैं जो उस ग्राफ को बता रही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले हम y x यहाँ पे क्या है, हम log के और 1/t के कंपैरिजन में ग्राफ बना रहे हैं। मींस यहाँ पे y जो है हमारा log के हो गया और 1/t क्या वो x हो गया। ठीक है, तो अब m क्या होगा, m क्या होगा, जो 1/t के साथ लिखा हो वो होगा m। ठीक है, तो 1/t के साथ क्या लिखा है, ये लिखा है 1/t के साथ। ठीक है, ये लिखा है 1/t के साथ। तो क्योंकि यहाँ पे m स्लोप था, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है वो स्लोप हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, और c जो सिर्फ अलग से लिखा हुआ है वो क्या होता है हमारा इंटरसेक्ट। फ्रेंड्स इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट फ्रेंड ये होता है कि ये यहाँ पे कितना कट कर रहा है, जो पार्ट ये यहाँ पे कट कर रहा है वो होता है हमारा इंटरसेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या होगा, log a। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए log a जो है वो अलग से लिखा गया है, तो हमारा इंटरसेक्ट क्या होगा, log a। तो फ्रेंड्स इसके थ्रू हम ये फॉर्मूला से ये ग्राफ बना है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। सिंपली अब हमने इससे समझा y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन ऑन प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t, स्लोप इज फाउंड टू बी दिस। हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए सिंपल ग्राफ के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि log k और 1/t के बीच में बनाया गया है। कई बार बच्चे गलती कर रहे थे कि log k और t के बीच में बनाया गया है। हम ये याद रखेंगे कि log k और 1/t के बीच बनाया गया है, अगर वो t के बेसिस बनाएंगे तो वो अलग बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे, और उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इसमें और क्या पूछा गया था, ये हो गई हमारी आर्हेनियस इक्वेशन, और हमसे पूछा गया था राइट इट्स एप्लीकेशन। तो आइए देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है।
एक्टिवेशन एनर्जी में बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्टिवेशन एनर्जी किसे, यहाँ पे जो E लिखा गया ना फ्रेंड्स, ये ये डिनोट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ये डिनोट करता है हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास K दे दिया जाए, A दे दिया जाए और RT दे दिया जाए, सिंपली इस फॉर्म देखते हैं, वहां पे हम कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे देखते हैं हम अगर K दे दिया जाए, A दे दिया जाए और हमें T दे दिया जाए तो हम क्या ये नहीं निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि एक्टिवेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट क्या है, रेट कांस्टेंट में बी डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेंपरेचर। हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्या हो सकता है कि हम रेट कांस्टेंट ही निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रेट कांस्टेंट क्या है हमारा K की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन टेंपरेचर पे। फ्रेंड्स मतलब चेंज इन टेंपरेचर में कैसे, फ्रेंड्स हम एक टेंपरेचर मतलब टेंपरेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसका भी फॉर्मूला इससे फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेशन इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट में बी फाउंड। फ्रेंड्स रिलेशन इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट में बी फाउंड। फ्रेंड्स जैसा कि दिया ही गया है, रेट कांस्टेंट क्या है हमारा K और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है E है, तो इसके द्वारा हम इन दोनों के बीच में रिलेशन भी फाइंड कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा गया है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है वो फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो फ्रेंड्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे, फ्रेंड्स देखिए, व्हेन फास्टर रेट व्हेन बोथ द रिएक्टेंट आर इन लिक्विड फेज। फ्रेंड्स जब हमारे पास सपोज अगर हम दो सॉल्यूशन है उनके बीच रिएक्शन करवा रहे हैं और दोनों लिक्विड फेज में हैं, तो उनके बीच जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो वेरी हाई होती है। क्यों, क्योंकि उनके बीच की कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती है। हम याद रखेंगे कि दो जब लिक्विड फेज के बीच में रिएक्शन कराई जाती है तो बहुत फास्ट होती है, इसीलिए उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है, क्योंकि उनके बीच कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हाई होती है, काफी ज्यादा होती है। वहीं बात करें अगर हम दो से ऐसे सॉल्यूशन है जो मींस जो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट के टाइप में है, उनके बीच रिएक्शन करें तो वो फास्ट नहीं होगी। क्यों, सेम रीजन, उनकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम याद रखेंगे कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स टेम्परेचर के बारे में आपको भी पता होगा कि कई बार हम प्रैक्टिकल जब लैब में भी करते हैं, हमारे टीचर भी प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो उसमें जब हम कुछ रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो उसको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स उससे होता क्या है, जब हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, जिसके कारण वो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स यही इस पॉइंट में लिखा गया है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसके कारण उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे, फ्रेंड्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें हमने 50 मॉलिक्यूल्स डाले हैं और उसकी रिएक्शन हो रही है उनके बीच में उस बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स उस समय वो रिएक्शन हो रही है और उसकी कंपैरिजन करें हम तब जब हम उसी बॉक्स में 100 मॉलिक्यूल को डाल देते हैं, तब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर दोनों कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली फ्रेंड्स 100 वाले की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रेंड्स जब उसमें 100 मॉलिक्यूल है सेम वॉल्यूम में, तो फ्रेंड्स वहां पे कॉलिजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और इफेक्टिव कॉलिजन ही अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो फ्रेंड्स इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स हम याद रखें कि कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। वही बात करें प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की। हाँ फ्रेंड्स, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फ्रेंड्स अब हमें पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कैटलिस्ट जो कि क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और एक कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों घटाने वाले कैटलिस्ट भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं। फ्रेंड्स तो देखिए वो करते क्या है, जो कैटलिस्ट होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और इसी के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और वो रिएक्शन काफी स्पीड से हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 4 पॉइंट जो कि फैक्टर है अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। याद रखेंगे हम, पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये नहीं सॉरी नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये तो लिक्विड और सॉलिड फेज पर डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड फेज से तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, और बात करें कंसंट्रेशन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी।
प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट तो हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, इसी कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हमने जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो फ्रेंड्स उसमें एक पॉइंट और आया था, उसका एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रह गया था। फ्रेंड्स जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखा था कि रेट कांस्टेंट में भी डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेंपरेचर। रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं जब चेंज इन टेंपरेचर होता है। तो फ्रेंड्स ये है उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि फ्रेंड्स देखिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि log Weston K2/K1 is equal to EA/2.303 R into T2 minus T1/T1 T2। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी के बारे में सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि अगर हमें दो डिफरेंट टेंपरेचर दिए जाएं, जब हमें दो डिफरेंट टेंपरेचर दिए जाए तो उस कंडीशन में भी हम ये रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बातें हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हम पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। जी हां फ्रेंड्स, जैसे आपको पता होगा अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं इक्वल टू में के, और यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी हम पावर लिखते हैं। सपोज ए है तो उसकी पावर हमने x लिख दी, और यहाँ पे b है तो उसकी पावर हमने y लिख दी। तो फ्रेंड्स इसका जो सम होता है x प्लस y, वो इसी को हम क्या बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी ये नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स मतलब ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम फील लेना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्डर होता है कि वो एक्चुअली में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्चुअली में कौन से पार्टिकल्स हैं या रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं, मींस प्रोडक्ट बना रहे हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी ऐसी नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी पहली चीज तो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और उसे इससे मतलब नहीं है कि कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सिर्फ गिनता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो सिर्फ ये बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन। तो मींस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही होती है हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम अन रेट एक्सप्रेशन। जी हां फ्रेंड्स, तो ये जैसा कि मैंने बताया भी था अभी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। वहीं इसकी बात करें तो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, इसको प्रैक्टिकली मींस हम फाइंड नहीं कर सकते, ये एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट की बात करें तो उसमें बोला गया है कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर। हां फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, आपने कई क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो उसमें कई बार होता है क्या, x की वैल्यू सपोज हमारे पास आ गई 1/2, उसको सॉल्व करा हमने तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे सपोज अगर 1/2 ऐड करेंगे तो मतलब कई बार रेट ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी आ सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑलवेज इंटीजर होती है। जी हां फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑलवेज इंटीजर होती है, ना तो वो नेगेटिव हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, नॉर फ्रैक्शनल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे हम। अब चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी नेगेटिव। हां फ्रेंड्स, तो क्या बोलेगी कि मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती जबकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसकी फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, इट इज असाइन्ड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। जी हां फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या करते हैं, हमने निकाली x की वैल्यू, हमने निकाली y की वैल्यू, उसके बाद क्या करते हैं जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो हम इन दोनों का सम कर देते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1, तो मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी 1, ना कि ये 1/2 और 1/2, ये नहीं होगी। ओवरऑल रिएक्शन के लिए निकाली जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही बात करें अगर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करते हैं कि सपोज अगर हमारे पास एक x इक्वेशन दी गई है, मींस x एक इक्वेशन है, ठीक है, वही रिएक्शन कर रही है तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी, और वही होती है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो ये ओवरऑल उसके लिए होती है, ओवरऑल जो टर्म्स निकली है ओवरऑल रिएक्शन के लिए होती है। मल्टी स्टेप रिएक्शन है अगर हमारे पास तो मल्टी स्टेप ओवरऑल रिएक्शन के लिए होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स 6 पॉइंट की बात कर लें तो इट्स डिपेंड अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जी हां फ्रेंड्स, तो पता है कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे। वहीं मॉलिक्यूलरिटी इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। जी हां फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी, और इसमें क्या बोला गया है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए पहले एक फॉर्मूला लेते हैं जिससे हमको इजीली समझ में आए। हम लिखते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन ROR, तो वो क्या होती है K इंटू, सपोज अगर हमारे पास रिएक्टेंट है उसका कुछ ऑर्डर है X और B है उसका कुछ ऑर्डर है Y, तो जो फ्रेंड्स ये है हमारा रेट कांस्टेंट और ये है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला गया है कि इट इज इक्वल टू रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिट। इसमें बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एक कर दें, मींस हम A इज इक्वल टू 1 ले लें और B इज इक्वल टू 1 ले लें, तो जो K होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल हो जाएगा। और यही बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। ठीक है फ्रेंड, वही बात करें इसकी, तो इसमें क्या बोला गया है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स रेट ऑफ रिएक्शन हमें याद रखनी है, ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर प्रोडक्ट यूनिट टाइम, मींस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में रिएक्टेंट कितनी जल्दी बन रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेयरएज यूनिट आर मोल पर लीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स रेट ऑफ जो रेट कांस्टेंट होती है इसकी यूनिट वेरी करती है, मींस जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और होगी। वहीं अगर बात कर ले हम रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये ऑलवेज कांस्टेंट होती है और वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे। यहाँ पे आप ऐसे ये फॉर्मूला में लिखा गया है मोल पर लीटर n -1 टाइम इनवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स कंसंट्रेशन कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ROR है, ये कंसंट्रेशन है A और B की, तो फ्रेंड्स ये इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन वेरी करेंगे तो ROR डिपेंड करेगा, लेकिन ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये ओनली टेम्परेचर पे वेरी करता है। और फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, रेट कांस्टेंट के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की डेरिवेशन करना है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज हमने मान लिया कि एक हमारे पास A प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें से X कंसंट्रेशन क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद कितना कंसंट्रेशन बचती है हमारे पास, A माइनस X। और फ्रेंड्स हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो मोलर कंसंट्रेशन एट, मतलब उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, एट द टाइम कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें उस टाइम पे, टी टाइम पे, तो उस समय क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी बची है, A माइनस एक्स, क्योंकि X तो खर्च हो जाएगी है, इनिशियल A थी, तो A माइनस एक्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को फ्रेंड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे dx क्या है, dx वो अमाउंट है जो भी खर्च हुआ है, और dt टाइम में, ठीक है, हमने स्मॉल अमाउंट लिया है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा A माइनस एक्स के। अब आपको पता होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो फिर क्या आता है, एक कांस्टेंट, जो कि है हमारा यहाँ पे क्या, k। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, A माइनस एक्स को यहाँ नीचे ले आए और dt को ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। ठीक है, अब इसको ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो फ्रेंड्स अब देखिए अब क्या होगा। फ्रेंड्स इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको पता होंगे कि ये 1/x है, सपोज अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आता है, log x। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आता है, log x। तो यहाँ पे 1/x हमने मान लिया 1 अपॉन A माइनस एक्स को, A माइनस एक्स को हमने कुछ टर्म मान ली तो इसीलिए आ गया वो ln A माइनस एक्स। और यहाँ पे क्योंकि जो x है वो नेगेटिव था इसीलिए बाहर आ जाएगा नेगेटिव। और इस इधर भी बात करें तो इधर k dt था तो वो हो जाएगा kt प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया, तो इसको हमने मान लिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सपोज हम दो कंडीशन ले रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात याद रखिए, जो ln है वो नेचुरल लॉग है, मतलब इसका बेस क्या है, e, और जो c है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स हम कंडीशन ले रहे हैं, कौन सी कंडीशन, जब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 होगा। ये कौन सी बात है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0। अब x क्या था, जो डिकम्पोज हो गया, जो खर्च हो गया। तो जब इनिशियल टाइम पे तो कुछ खर्च हुआ ही नहीं था ना, इनिशियल टाइम पे तो हमारे पास पूरा का पूरा a था, तो हम वो वाली कंडीशन ले रहे हैं, इनिशियल वाली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और अगर हम वो पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस log a इज इक्वल टू c माइनस ln a इज इक्वल टू c। तो जो c की वैल्यू आई है इसे हम वापस से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रेंड देखिए फिर से समझिए हमने क्या किया, हमने पहले ये इक्वेशन लाई,
ठीक है। इसके बाद हमने इनिशियल टाइम दिया t इक्वल टू 0 पे, जहां पे x इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमने वहां पे कुछ भी डिकम्पोज नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है अभी, तो कुछ भी चीजें खर्च नहीं हुई है, तो वहां पे x इक्वल टू 0 होगा, t इक्वल टू 0 पे, वो हमने इसमें पुट किया, वहां से c की वैल्यू निकाली और c की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो जब हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आता है, माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt माइनस ln a। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेशन आता है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, kt इज इक्वल टू ln a माइनस ln a माइनस x। अब हम फ्रेंड्स हमें पता है log m माइनस log n, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। जी हाँ फ्रेंड्स, ये होता है log m अपॉन n, सॉरी log m अपॉन n। ठीक है, तो यार हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या था, log a माइनस log a माइनस x। तो फ्रेंड्स a के अपॉन में क्या आ गया, a माइनस x। जैसे यहाँ m था, यहाँ n था, तो n नीचे आ गया, m ऊपर, तो यहाँ पे a ऊपर था, तो ये ऊपर आ गया, a माइनस x नीचे आ गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे अब सिर्फ हम एक काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी चीजें log के टर्म होती है ln की, तो उसको log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज हमें याद तो सॉल्व करने में बहुत इजी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अब हमने क्या किया है, अब इसने हमने ln e बेस को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया है। उसके लिए हम 2.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए kt वैसा का वैसा, ये बेस 10 में आया तो 2.33 से मल्टीप्लाई हुआ e अपॉन a माइनस x, इस t को नीचे ले आए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आपने देखा कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखा होगा, इसीलिए हमने ये फॉर्म भी लिख दिया कि आपको ये बात समझ में आए। यहाँ पे जो A0 है वो क्या है, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो A है वो क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t। A माइनस एक्स, फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे बार बार करते जाते हैं कि A माइनस एक्स है क्या, मीन्स उस समय जो खर्च हो गई कंसंट्रेशन वो है या बची हुई कंसंट्रेशन है। फ्रेंड्स तो हम याद रखेंगे वहां पे उस समय बची, मीन्स सपोज हमने हमारे पास इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 थी, फिर कुछ समय बाद क्या हो गया, 2 कंसंट्रेशन खर्च हो गई और 8 बची है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा या फिर 2 आएगा। तो फ्रेंड्स हम याद रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि अब उस टाइम पे बची कितनी है हमारे पास, 2 तो खर्च हो गई, यहाँ पे हम वो लिखते हैं जो बची हुई कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे 8 आएगा, ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हुए हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा कि उस क्वेश्चन से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, 1 नंबर के, तो उसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिसमें टिक द करेक्ट, मैच द कॉलम, इन सब से इंक्लूड करके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इससे भी रिलेटेड कुछ 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तैयारी करते रहिए और लगे रहिए फ्रेंड्स दिन रात, क्योंकि अब आपके पास लगभग 10 दिन भी नहीं बचे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।